नमस्कार। दिन भर की 6 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की आ रही सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में तमाम खाने पीने की चीजें लोड हैं, लेकिन जब तक बांग्लादेश पुरानी पेमेंट भारत को नहीं करेगा, इनकी सप्लाई भारत नहीं कर सकता। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जब भारत ने और विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया, तब बांग्लादेश उल्टा भारत पर भड़क गया। वहीं तीसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के है। डीआरडीओ ने फाइनली एक सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण कर लिया है भारतीय नौसेना के लिए। उसकी रेंज कई गुना ज्यादा बताई गई है। चौथी खबर तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की ने इजराइल जैसे ही आधुनिक ड्रोन्स का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और खबर ये भी है कि जल्द ही तुर्की इन ड्रोन्स की सप्लाई पाकिस्तान को कर सकता है। पांचवी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली रूस ने सतान 2 डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। छठी खबर जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जापान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी अब भारत के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के आ रही है। आइए आज के इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के महादीपुर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर करीब 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज सड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति राज्य की ओर से अचानक रोक लगाने से पैदा हुई और इसके चलते बांग्लादेश को निर्यात होने वाले आलू प्याज सड़कर के पूरी तरीके से खराब होने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 220 से भी ज्यादा ट्रक यहां पर खड़े हुए हैं और कई दिनों से इन्हें रोक करके रखा गया है। साथ ही साथ लगातार प्रशासन को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं कि जो हो रहे दंगे हैं इन्हें भी रोका जाए, अदरवाइज ये माल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और कुछ पेमेंट्स भी हैं जिन्हें वापस किया जाना है। जैसे ही वो पेमेंट्स आएगी उसके बाद इस सप्लाई को कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। जैसे ही खबर सामने निकल के आई, बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय दास को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार अब और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब इस घटना को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए बांग्लादेश को ही, खासकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को सही भाषा में समझाने की कोशिश की, तब बांग्लादेश ने यह कहना शुरू कर दिया कि जो भारत एलिगेशंस लगा रहा है ये बिल्कुल निराधार है, जबकि सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं और भारत हमें नसीहत न दे। इस तरीके की बातचीत बांग्लादेश की तरफ से शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय दास को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता भारत की तरफ से व्यक्त की गई है। डेफिनेटली इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है और अगर ऐसे में उनके किसी लीडर को इस तरीके से अंदर कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली और ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि न ही आज वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों की कोई बात सुनी जा रही है और जो थोड़ी बहुत लोगों को होप थी अब उनसे भी उन्हें छीना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है। भारत के लिए काफी खुश कर देने वाली खबर हो सकती है, जहां पर भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने समुद्र में सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण किया। सबमरीन से लॉन्च होने वाली ये एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे K4 कहा जा सकता है और इसे सफल टेस्ट किया गया है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों के साथ करीब 3500 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है और ऐसा पहली बार है कि इतनी रेंज वाली सबमरीन मिसाइल का परीक्षण भारत में किया गया। आंकड़ों के मुताबिक नौसेना की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों में इसे आसानी से लगाया जा सकते हैं और इससे पहले ही भारतीय नौसेना K-15 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन K4 उससे ज्यादा बेहतर, सटीक और काफी ज्यादा ड्यूरेबल और इजी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। और डिटेल्स की बात की जाए तो INS अरिहंत और अरिघात पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिनसे लॉन्च इन मिसाइलों को किया जा सकता है। यह मिसाइल 17 टन वजनी और करीब 39 फीट लंबी है। इसका डायमीटर 4.3 मीटर्स का है और इसका वेट अराउंड 2500 किलोग्राम का है। फिलहाल के लिए अभी इसके कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इन फ्यूचर इसकी रेंज अराउंड 4000 किलोमीटर तक जाने वाली है। ये भारत की तरफ से किया गया एक और काफी इंपॉर्टेंट परीक्षण बन जाता है, क्योंकि भारत लंबे समय से इन्हीं मिसाइलों का इंतजार कर रहा था। फिलहाल डीआरडीओ को बधाई देते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की ने भी उस लेवल के यूएवीज और ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं जिस लेवल के आज इजराइल बना करके तैयार करता है। आंकड़ों के मुताबिक भी इस कैटेगरी में प्ले करने वाले इजराइल और तुर्की ही 2 देश बन चुके हैं, जहां पर तुर्की ने रिसेंटली बैकतार आकिंसी ड्रोन बना करके तैयार किया है। ये ड्रोन कुछ इस तरीके के ड्रोन है कि हवा में बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग करके किसी भी दुश्मन को ठिकाने लगा सकते हैं। इससे पहले इजराइल की सेना इस तरीके के हथियार
हथियारों को न सिर्फ टेस्ट कर चुकी है बल्कि इनका इस्तेमाल भी ईरान के ऊपर किया जा चुका है। और अब रिसेंटली तुर्की ने इसका परीक्षण करते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इंटरनल सर्वेज और कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जिस तरीके से तुर्की लगातार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है अलग अलग हथियार, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो या फिर नए नए हथियार, उसमें इनकी तरफ से तैयार किए गए इस ड्रोन को भी सप्लाई किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकता है। क्योंकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस UAV 230 को बना करके तैयार किया गया है, ये अपने साथ सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि सुपरसोनिक मिसाइलों को भी दाग सकता है। रेंज वाइज बात की जाए तो करीब 155 किलोमीटर दूर अपने किसी भी लक्ष्य को एक्यूरेटली मार सकता है और इतनी फैसिलिटीज ही काफी होंगी पाकिस्तान के लिए। तो देखना ये होगा कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बना पाता है या फिर नहीं, कि टर्की को इस डील से रोका जाए। अभी ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान को ये ड्रोन सप्लाई होने वाले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ये रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर जहां एक तरफ शांति की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने कुछ एडवांस और करीब 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स यूक्रेन को सप्लाई की। यूक्रेन की तरफ से उन्हें रशिया के सेंटर में दागा गया, फिर रशिया की तरफ से ICBM मिसाइल को दागा गया और ये युद्ध अब एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। और रिसेंटली रशिया से खबर सामने निकल के आई कि पुतिन ने हाल ही में अपनी सतान 2 ICBM की तैनाती को शुरू कर दिया है। ये अंदेशा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल को स्मार्ट ICBM के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व की सबसे ज्यादा पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। तो डिटेल्स की बात की जाए तो रशिया ने इन्हें अपने सभी उन बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है जहां से यूक्रेन की सबसे कम डिस्टेंस है। इसके अलावा इसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर की और इसे किसी भी स्थान पर रख करके किसी भी डेडिकेटेड टारगेट को हिट किया जा सकता है। इस मिसाइल का वेट करीब 200 टन के आसपास है और ये अपने साथ मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकती है। 10 से भी ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की कैपेसिटी है और एक से कई टारगेट्स हिट्स किए जा सकते हैं। तो जहां एक तरफ भारत विश्व शांति की तरफ दोनों देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहा था, अमेरिका ने बने बनाए खेल को खराब करने का काम किया है। क्या कुछ राय है आपकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जापान की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मैग्निका होल्डिंग्स इंक अब अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत, चीन सहित एशिया के कई और देशों में अधिग्रहण के प्रोसेस को शुरू कर रही है। मैग्निका इंटेल कॉर्प के अल्टेरा जैसी कंपनियों और कई अलग अलग चिप कंपनीज को सप्लाई करती है, लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये भारत के अंदर भी कई कंपनीज के साथ मिलकर के आगे बढ़ने वाली हैं। खासकर उन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा जिनके पास ऑलरेडी यूनिट्स मौजूद हैं, उनको एक्वायर करते हुए या फिर कहें 50-50% पर ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश करते हुए नए प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक बार फिर से बूम देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और जापान इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नई यूनिट्स को डेवलप करना होगा, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइम और पैसा लगेगा। लेकिन ये डील काफी अच्छे बेनिफिट्स करा सकती है जापान को। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम अच्छे ऑफर नहीं दे पाएंगे तो ये डील जापान चीन के हाथ में दे सकता है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।